अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के बिगिनर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सेकंड यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीफ को। और हमने पिछले पार्ट नंबर 1 में कम्प्लीटली डिफाइन किया है वैल्यूज़ एंड बिलीफ को और इसके टाइप्स को विद एग्जांपल MCQs। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और कुछ टर्मिनोलॉजीज़। अगर आपने वो पार्ट ना देखा हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको पास पेपर देखने हैं सेकंड सेमेस्टर के तो वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, या प्लेलिस्ट की शक्ल में आप दूसरे चैप्टर्स भी FONO या इनोटमेंट फिजियोलॉजी का देख सकते हैं। तो आज की पार्ट नंबर सेकंड में हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं स्लाइड नंबर 18 से। और वो हमारे पास क्या है, आगे स्लाइड नंबर 18 में क्या है हमारे पास, रिचुअल्स। जी हाँ, स्लाइड को स्टार्ट करने से पहले एक बात अपने जहन में रखिए कि हमने पार्ट नंबर 1 को लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ा है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। और इस पार्ट में हमारे पास क्या है, जनरल बातें है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है प्रोफेशनल वैल्यू फॉर द नर्सेज। तो इनके कुछ पार्ट्स है, जैसे कि अल्ट्रुइज्म है, ऑटोनॉमी है, ह्यूमन डिग्निटी है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे पास जनरल पार्ट होने वाला है, तो सिर्फ हम कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि जल्द इस यूनिट को हम कवर करें इस पार्ट में। ओके जी, हमारे पास है रिचुअल्स। आप लोग जानते हैं रिचुअल कैसे कहते हैं, मीन रस्म और रिवाज। हर एक कम्युनिटी की या हर एक कंट्री और हर एक रीजन की अपने अपने रस्म और रिवाज होते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। अ रिचुअल इज अ फॉर्मलाइज्ड प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ सिंबॉलिक एक्शंस परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट एट अ रेगुलर रिअकरिंग इंटरवल्स। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि रिचुअल्स का मतलब होता है रस्म और रिवाज। तो एक ख़ास पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जब कोई ख़ास सिंबॉलिक एक्शन परफॉर्म की जाए एक ख़ास रिअकरिंग एक ख़ास इंटरवल टाइम के बाद, उसे हम रस्म और रिवाज कहते हैं। सिर्फ आप लोगों ने ये टर्म को याद रखना है। डायरेक्ट डेफिनेशन भी उठा सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर ऑप्शन में दे सकते हैं रिचुअल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमारे पास वो क्या आता है, रिचुअल्स। तो ये हमारे पास खास टाइप ऑफ एक्शन होते हैं जो कि एक ख़ास रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक्शंस के, और हमारे पास एक ख़ास इन्वायरमेंट में परफॉर्म की जाते हैं। जैसे कि ईद का आना मुस्लिम दुनिया में, या होली हिंदू परफॉर्म करते हैं, या हम जो नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये सारे हमारे पास रिचुअल्स होते हैं। आगे है द सेट ऑफ द एक्शंस that comprise is a ritual often include but are not limited to such as a recitation, singing, group processions, the repetitions, dance, manipulation of the secret object. Examples are Hindu performs puja, Catholic taking communion, Muslims are praying. तो ये हमारे पास सिर्फ रिसाइटेशन, सिंगिंग या रिपीटेशन डांस तक महदूद नहीं है, बल्कि जो हमारे लिए बहुत सीक्रेट है, हमारे लिए जो बहुत ख़ास ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल हिंदुओं का पूजा करना, और कैथोलिक ईसाइयों का कम्युनियन परफॉर्म करना, और मुस्लिम दुनिया में नमाज़ पढ़ना। तो ये हमारे पास सारे क्या होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, रस्म और रिवाज होते हैं एक ख़ास कम्युनिटी के लोगों के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ ये टर्म को याद रखना है। वैल्यूज़ ट्रांसमिशंस, वैल्यूज़ किस तरह ट्रांसमिट होते हैं, हमने पार्ट नंबर 1 में डिफाइन किया है कि वैल्यूज़ क्या है। वैल्यूज़ आर लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। बस आपने ये दो टर्म याद रखने हैं कि वैल्यूज़ किस तरह सीखी जाती है, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस। तो ऑब्जेक्टिव में क्या आ सकता है, ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी बोथ ऑफ दिस। तो बोथ ऑफ दिस we accumulate our values from the childhood by teaching and observation of our parents, teaching, religious leaders and other influential and powerful people। तो हम ये वैल्यूज़ कहाँ से सीखते हैं या कहाँ से एक्यूमुलेट करते हैं, हासिल करते हैं, चाइल्डहुड से। चाइल्डहुड में कहाँ से, टीचिंग के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, पेरेंट्स के ज़रिए, टीचर के ज़रिए, रिलीजन एक मज़हब के ज़रिए, या पावरफुल पीपल के ज़रिए। तो जहाँ पर हमारा रिहाइश होता है, इन्वायरमेंट होता है, तो सारा कुछ हम वहाँ से सीखते हैं। वैल्यूज़ आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पर्सन, फैमिली, सोशल कल्चर, इन्वायरमेंट एंड पीयर ग्रुप्स। तो ये वही बात हुई कि फैमिली के लोगों से, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट से, या जो पीर होते हैं, हमारे लीडर्स होते हैं, उनसे हम वैल्यू सीखते हैं, या उन वैल्यू का बहुत बड़ा असर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ a parent constantly demonstrate the honesty in dealing the child value properly begin to value honesty। अगर किसी चाइल्ड के पेरेंट्स बहुत ही हॉनेस्ट है, ईमानदार है, तो उसके बच्चे भी उनसे सीखेंगे हॉनेस्टी, ईमानदारी। अगर वो बेईमान है तो उनके बच्चे भी बेईमान हो सकते हैं। ओके जी, सिमिलरली सम कल्चर्स फोक ट्रीटमेंट एंड न्यू मेडिसिन विच इज़ लर्न फ्रॉम द कल्चर्स। कुछ कल्चर क्या करते हैं, पुराने ज़माने की ट्रीटमेंट, फोक ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं। फोक ये पुराने ज़माने का क्या है, एक ट्रीटमेंट है। फॉर एग्जांपल एक्यूपंक्चर्स,
आयुर्वेद है हिंदू में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना, या हेम्योपैथी, तो ये हमारे पास फोक ट्रीटमेंट है। तो अभी भी कुछ लोग इस तरह के कल्चर है जो कि फोक ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं, न्यू मेडिसिन का वो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ के हवाले से कि किस तरह ट्रांसमिट होते हैं। वैल्यूज़ इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर्स, वैल्यूज़ हमारे बिहेवियर को किस तरह इफेक्ट करती है, आइए इनको पढ़ते हैं। वैल्यू कैन हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सन बिहेवियर एज he or she tries to evaluate the conduct he or she hold as a valuables। तो ये अपने साथ नोट कर ले कि वैल्यूज़ हमारे बिहेवियर को किस तरह इफेक्ट करती है पॉजिटिवली, और ये हमारे जो एक्शन होते हैं, जो बिहेवियर होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, हमारे वैल्यूज़ से। और वैल्यूज़ कहाँ से आते हैं, जो हमने सीखी होती है अपने बचपन में, अपने टीचर से, अपने कल्चर से, अपने एनवायरनमेंट से। तो जो भी हमने वैल्यूज़ सीखी है उन वैल्यूज़ के मुताबिक हम एक्ट करते हैं, हम कंडक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं। वैल्यूज़ आर वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दैट इफेक्ट हाउ वी आर एंड हाउ वी बिहेव टुवर्ड्स अदर्स। तो वैल्यूज़ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं और ये हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्शन को दूसरों की तरफ इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हर एक पर्सन की अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कोई भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। कभी कभार किसी के लिए कोई चीज़ वैल्यूबल होती है, किसी और के लिए कम वैल्यूबल होती है। तो इस तरह अब लाइफ में भी कई चीज़ें एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट होती है, एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो ये सारे हमारे पास वैल्यूज़ कराते हैं, जो हम एक्ट करते हैं, जो बिहेवियर करते हैं। ओके जी, companies can influence a person's behavior with code of conduct, ethics committee and a punishment and reward systems। यहाँ पर कंपनीज के बारे में बात की जा रही है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, उनके अपने अपने वैल्यूज़ होते हैं। तो उन वैल्यूज़ के मुताबिक वो किसी भी पर्सन के बिहेवियर को इफेक्ट कर सकती है या इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो हर एक हॉस्पिटल के अपने रूल्स होते हैं। अगर वो चाहते हैं कि मैं किसी बिहेवियर को इंक्रीज़ करूँ तो वो क्या करेंगे, रिवॉर्ड सिस्टम रखेंगे, प्रमोशन रखेंगे नर्स के लिए या पेशेंट के हवाले से। या अगर वो किसी बिहेवियर को कम करना चाहते हैं तो उनके लिए पनिशमेंट रखेंगे, सज़ा रखेंगे, सैलरी काटेंगे, या दूसरी पनिशमेंट के तरीके होते हैं उनको अप्लाई करेंगे। तो ये कंपनीज के अपने वैल्यूज़ होते हैं, तो उनके मुताबिक किसी भी पर्सन के बिहेवियर को कम या ज़्यादा किया जाता है। Sometimes there will be a gap between person value and behaviors। Organization strategies such as reward system and close that gap। कभी कभार कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का जो बिहेवियर होता है और वैल्यूज़ है, उनके दरमियान गैप होता है। तो उन वैल्यू और बिहेवियर को कंबाइन करने के लिए या गैप को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाता है, रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम ये एमसीक्यूज़ के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पर्सन के बिहेवियर को या गैप को पूरा करने के लिए क्या करता है, रिवॉर्ड सिस्टम रखता है। सिर्फ आप लोगों ने ये याद रखना है, या उन गैप को पूरा करने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम रखते हैं, प्रमोशन रखते हैं, या कोई गिफ्ट वगैरह रखते हैं। If we do something valuable, then we can to emulate that value। If a person value honesty, then will be strive to be honest। If a person value transparency, that will be work hard to be transparent। तो वही बात बार बार दोहराई जा रही है कि हम जिस भी चीज़ को वैल्यू देते हैं तो उन वैल्यूज़ के मुताबिक हम एक्ट बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन हॉनेस्टी को वैल्यू देता है तो वो क्या रहेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं हॉनेस्टी, तो उसका मतलब है कि वो हॉनेस्ट रहेगा। अगर कोई पर्सन ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाता है, ट्रांसपेरेंसी को वैल्यू देता है, तो वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो इसलिए वैल्यू एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हमारे बिहेवियर को दूसरों की तरफ क्या करता है, बिहेवियर को क्या करता है, बढ़ाता है, हमारे एक्शन को परफॉर्म करता है, हमारी वैल्यूज़ है। प्रोफेशनल वैल्यूज़ फॉर नर्सेज। नर्सेज के लिए प्रोफेशनल वैल्यूज़ कौन कौन से जिसके मुताबिक एक नर्स परफॉर्म करता है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 टोटल वैल्यूज़ है। अभी हम इनको पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ईजी है, और उसके बाद हमारा चैप्टर इंशाल्लाह ख़त्म होने वाला है। Be kind and considerate to those for whom they provide care and to their career and families। सिंपल बात है कि पेशेंट के साथ आपने काइंड रहना है और पेशेंट के लिए एम्पैथी सिंपैथी शो करनी है। इसके अलावा पेशेंट के साथ जो अटेंडेंस आई है, जो फैमिली है, उनके मेंबर के साथ भी आप लोगों ने काइंड के साथ रहना है, बिकॉज वो अपने पेशेंट के लिए वरी होते हैं, खौफज़दा होते हैं, और पेशेंट भी अपने पेन के वजह से थोड़ा सा इरिटेट होता है, तो वो आपको गुस्सा दिला सकता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वो एक पेशेंट है, वो तकलीफ में होता है। लिसन टू एंड वर्क इन पार्टनरशिप विद दोस्त फॉर होम दे प्रोवाइड केयर। उनको अच्छी तरीके से सुनना है, उनका
जो पेन होता है उसको महसूस करना है और उनके साथ पार्टनरशिप के साथ काम करना है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव रहना है। वर्क कंस्ट्रक्टिवली विद कोलीग्स टू प्रोवाइड पेशेंट सेंटर केयर, रिकॉग्नाइजिंग दैट मल्टीडिसिप्लिनरी टीम वर्क। तो एक प्रोफेशनल नर्स वो होता है जो कि टीम वर्क पर बिलीव रखता है, एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से पेशेंट को केयर प्रोवाइड करता है, यानी कि एक दूसरे के हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ जिदबाज है, एक दूसरे से बहस की नहीं नहीं रखते, बल्कि एक टीम वर्क पर बिलीव रखता है। encouraging the constructive challenges from all the team members, the safety focused leadership and a culture based on open and learning when the things go wrong are fundamental to achieve the high quality care। तो एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, कंस्ट्रक्टिव चैलेंज एक को एक्सेप्ट करते हैं, एज अ टीम मेंबर काम करते हैं, ख़ास तौर उस वक्त लर्निंग करते हैं जब पेशेंट का हेल्थ क्रिटिकल होता है या चीज़ें बहुत पेशेंट के हेल्थ के ऑपोजिट जा रही होती है, तो उस वक्त हाई क्वालिटी केयर को अचीव करने के लिए वो एक दूसरे का हेल्प सहारा लेते हैं, टीम वर्क पर बिलीव रखते हैं। फॉर देयर एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्टिंग बॉडीज प्रोसीजर when they have concerns about the safety or dignity of the people receiving care। तो ये भी एक प्रोफेशनल वैल्यूज में आते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट के डिग्निटी का ख्याल रखना है, उनकी इज़्ज़त का भी ख्याल रखना है। मुख्तलिफ प्रोसीजर इस तरह के हो सकते हैं जिसके दौरान पेशेंट बहुत पीपल इरिटेबल फील करता है, तो आप लोगों ने उनके इज़्ज़त नफ्स का भी पूरे तरीके से ख्याल रखना है। आगे हमारे पास कंटिन्यू है, बी ओपन एंड हॉनेस्ट विद पीपल रिसीविंग केयर इफ समथिंग गोज रॉन्ग। तो जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी पेशेंट के साथ जो प्रॉब्लम होते हैं, आप लोगों ने पेशेंट के साथ वो डिस्कस करने होते हैं या उसके फैमिली मेम्बर के साथ, बिकॉज अगर आपने वो इशू को डिस्कस ना किए तो पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रॉब्लम है, तो अपने आप का न्यूट्रिशन का या दूसरी चीज़ों का किस तरह ख्याल रखेगा। तो ओपन आपने एक फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड करना होता है और जो भी चीज़ें जो इश्यूज़ होते हैं उनके हवाले से पेशेंट को बताना पड़ता है ताकि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख पाए। Nurses, the professional values are acquired during socialization, nursing from the codes of ethics, nursing experience, teachers and peers, the American Association of the College of Nursing। तो ये हमारे पास ये सारे जो यहाँ पर डिस्कस की गई है प्रोफेशनल वेज ऑफ नर्सेज यहाँ से बनाए गए हैं, लेकिन जो मेन है वो है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ द कॉलेज ऑफ नर्सिंग AACN। अपने साथ नोट कर ले, 1998 में 5 वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करता है जो कि प्रोफेशनल नर्स के लिए ज़रूरी होते हैं, और वो हमारे पास है एल्ट्रुइज्म, ऑटोनॉमी, ह्यूमन डिग्निटी, इंटीग्रिटी एंड सोशल जस्टिस है। तो आइए इन 5 को हम पढ़ने वाले हैं। अभी हम इन 5 टर्म्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे MCQs आए हैं और किस तरह थे मैं वो ये भी बताता हूँ। एल्ट्रुइज्म आप लोगों को पता है कि इसार और जज्बा, सिंपल सी बात है कि एक नर्स के दिल में पेशेंट के लिए जज्बा और इसार होना चाहिए ताकि वो पेशेंट को अच्छी तरीके से केयर प्रोवाइड कर सके। अगर आपके दिल में इसार और जज्बा ना हो तो फिर आप इरिटेट होंगे पेशेंट से, उनकी बातों से, उनको पेन से, तो इसलिए जज्बा और इसार ज़रूर आपके दिल में होना चाहिए। MCQs किस तरह आते हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बार बार वेलफेयर का वर्ड इस्तेमाल होता है, वेलबींग, वेलफेयर, और यहाँ पर भी है वेलफेयर ऑफ द पेशेंट्स। तो जब भी वेलफेयर MCQs में आता है वेलबींग, जिसका मतलब है एल्ट्रुइज्म, जज्बा और इसार के बारे में बात की जा रही है। तो altruism is a concern for the welfare and well-being of others in professional practice. Altruism is reflected by the nurse concern for the welfare of the patient, other nurses and other healthcare providers। तो altruism नर्स के दिल में जज्बा और इसार पेशेंट के हवाले से होना चाहिए और दूसरे नर्स के हवाले से या कोई भी हो जो केयर प्रोवाइड करता है, यानी कि अपनी टीम्स के साथ भी आप लोगों ने कोलैबोरेटिव काम करना होता है, एक जज्बा होना चाहिए एक नर्स के दिल में। ऑटोनॉमी मीन खुद मुख्तारी, यानी कि कभी कभार कुछ फैसलों में पेशेंट को भी ये राइट्स हासिल है कि वो अपने हेल्थ के हवाले से कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कोई सर्जरी करवाना चाहे या ना, किसी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहे या ना, तो ये सारा कुछ क्या होता है खुद मुख्तारी पेशेंट को राइट से। और नर्स के भी कुछ राइट होते हैं कि वो खुद मुख्तारी खुद फैसला कर सकते हैं पेशेंट के हेल्थ के हवाले से, तो दोनों को राइट्स हासिल है। तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है खुद मुख्तारी इज़ द राइट। जब भी राइट का वर्ड आ जाए ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन या जब भी कोई सेल्फ डिसीजन के हवाले से कोई MCQs वहाँ पर आ जाए तो आपने ऑटोनॉम को क्लिक करना है, खुद मुख्तारी। ओके जी,
Autonomy is the right of the self-determination. Professional practices reflected autonomy when the nurse respect patient right to make decision about their health care. तो जब भी पेशेंट के डिसीजन हेल्थ के हवाले से डिसीजन का कोई बात आ जाए या जब पेशेंट के राइट्स के हवाले से कोई बात आ जाए तो वो ऑटोनॉमी है। थर्ड नंबर पर आता है ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि हर एक इंडिविजुअल इज़्ज़त नफ्स रखता है, हर एक पेशेंट को इज़्ज़त और वक़ार से देखना है। तो इज़ रिस्पेक्ट, जब भी रिस्पेक्ट का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ये ह्यूमन डिग्निटी के बारे में बात की जा रही है। डिग्निटी फॉर द इनहेरिट वर्थ एंड यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशंस। इन द प्रोफेशनल प्रैक्टिस ह्यूमन डिग्निटी इज रिफ्लेक्टेड व्हेन द नर्स वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट ऑल द पेशेंट एंड कोलीग्स। तो जब भी वैल्यूज़ और रिस्पेक्ट के हवाले से बात की जाए, यानी कि हर एक पेशेंट इज़्ज़त नफ्स रखता है, हर एक पेशेंट का एक इज़्ज़त और वक़ार होता है एक नर्स के दिल में, तो वो ह्यूमन डिग्निटी कहलाता है। और लास्ट जो दो रहते हैं वो हमारे पास है इंटीग्रिटी और सोशल जस्टिस है। इज द एक्टिंग अकॉर्डिंग टू विद एप्रोप्रिएट कोड ऑफ एथिक्स एंड एक्सेप्टेड इट्स स्टैंडर्ड ऑफ द प्रैक्टिस। Integrity is reflected in a professional practice when the nurse is honest and provide a care based on an ethical framework that is accepted within a profession. Integrity को आप लोग वैसे भी जानते हैं मीन दयानतदार, हॉनेस्ट, मुखलिस। तो नर्स को चाहिए कि वो पेशेंट के साथ हॉनेस्ट रहे और पूरा कोड ऑफ एथिक्स और स्टैंडर्ड तरीके से उनका ट्रीटमेंट या उनको केयर प्रोवाइड करे। तो जब भी कोई हॉनेस्ट का वर्ड आ जाता है मीन ईमानदारी या अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ एथिक्स पेशेंट को केयर प्रोवाइड की बात की जाए तो उनका मतलब है इंटीग्रिटी, दयानतदारी। एक नर्स प्रोफेशन, एक प्रोफेशनल नर्स वो होता है जो कि एक स्टैंडर्ड तरीके से पेशेंट को ट्रीट करे, जो भी चीज़ें अवेलेबल होते हैं और उनको यूज़ करके पेशेंट को हेल्थ प्रोवाइड करे। तो ये इंटीग्रिटी है, हॉनेस्टी है। लास्ट हमारे पास है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि सारे लोगों को एक जैसे नज़र से देखना, एक जैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। तो जब भी मोरल, लीगल, ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल की बात की जाए तो इसका मतलब है कि ये सोशल जस्टिस प्रोफेशनल नर्स वैल्यूज है। इज अपहोल्डिंग मोरल, लीगल, ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल। दिस वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रोफेशनल प्रैक्टिस व्हेन द नर्स वर्क टू इंश्योर द इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ एंड इक्वल एक्सेस टू द क्वालिटी हेल्थ केयर। तो सारे लोगों को एक नज़र से देखना, चाहे वो जिस भी जगह रीजन या आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, तो सारे पेशेंट को एक नज़र से देखना सोशल जस्टिस कहलाता है। या लीगल, एक अखलाकी तौर पर उनके साथ, या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक मीन कि वो ह्यूमन है, उसे तकलीफ है, तो उसको एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसको हम सोशल जस्टिस कहते हैं। ये नाम से ज़ाहिर होता है कि जब भी मोरल, लीगल, ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल की बात कीजिए तो वो हमारे पास सोशल जस्टिस में आ जाता है। तो एक्सक्यूज़ इस तरह के आते हैं, ईजी टर्म्स है, बिल्कुल ईजी टर्म्स है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने क्या करना है, ये कुछ वर्ड्स इनके साथ याद रखने हैं ताकि जो भी मिसक्यूज आए आप उनको हल कर सके। प्रोफेशनल बिहेवियर, पेशेंट के सामने कैसे एक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, जनरल बात है, बहुत ही ईजी है, लेकिन फिर भी आइए इनको पढ़ते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर, बिलीव्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर्स। पेशेंट के कल्चर, बिलीव्स या उनके जो पर्सपेक्टिव, जो नज़रिए है, उनको समझना। मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट मुख्तलिफ़ जगहों से आएंगे, मुख्तलिफ़ कल्चर और बिलीव्स के साथ। कोई तवीज़, दम, दुरूद पर यकीन रखता होगा, कोई जड़ी बूटी पर, कोई होम्योपैथिक पर। तो हर किसी का अपना बिलीव, अपना कल्चर होता है। हमने सिर्फ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है और उनकी बिलीव्स और कल्चर को अंडरस्टैंड करना होता है। आगे हमारे पास है एडवोकेट फॉर द पेशेंट्स, पर्टिकुलर द मोस्ट वल्नरेबल्स। यानी कि आपने पेशेंट के नज़रिए से देखना है पेशेंट को और उनकी तरफ से एक जैसे कि वो आप उनकी वकालत कर रहे हैं, तो पेशेंट को पेशेंट के नज़रिए से देखना है। पर्टिकुलरली जो कमज़ोर वल्नरेबल पर्सन है, जो ज़ईफ़ है या जो पेन में हो, तो उनको उनका ख्याल रखना है। टेक द रिस्क ऑन द बिहाफ ऑफ द पेशेंट एंड कोलीग्स, मेंटोर द अदर प्रोफेशनल्स। कभी कभार नर्सेज का, मोस्टली नर्सेज जो होते हैं रिस्क पर होते हैं। जब भी कोई कम्युनिकेबल या कोई इन्फेक्शन डिजीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोरोना वायरस को लेते 2019-2020 में जो पेंडेमिक आया था, सबसे ज़्यादा रिस्क पर कौन थे? नर्सेज थे पेशेंट के बाद। तो कभी कभार पेशेंट के लिए रिस्क उठाना पड़ता है एक नर्स को। प्लान केयर इन द पार्टनरशिप विद पेशेंट्स। पेशेंट के साथ पार्टनरशिप में एज अ टीम वर्क काम करना होता है। तो पेशेंट को चाहिए कि वो नर्स के साथ कोऑपरेट करे, नर्स को चाहिए कि वो पेशेंट के साथ कोऑपरेट करे। हॉनर्स द राइट ऑफ द पेशेंट एंड द फैमिली टू मेक डिसीजन अबाउट द हेल्थ केयर। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि ये पेशेंट का राइट है कि वो अपने हेल्थ के हवाले से कोई भी डिसीजन ले सकता है। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन सो द पेशेंट कैन मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। नर्स को चाहिए कि वो पेशेंट को कम्प्लीटली इन्फॉर्म करे कि वो अपने हेल्थ के हवाले से
डिसीजन डिसाइड करे या उनके पास चॉइस हो, तो पेशेंट अपने हेल्थ के हवाले से कोई भी डिसीजन ले सकता है, ये उनका राइट है। आगे भी हमारे पास बहुत ही ईजी है, प्रोवाइड्स कल्चरली कम्पिटेंट एंड सेंसिटिव केयर। कल्चरली कम्पिटेंट और सेंसिटिव केयर का मतलब ये होता है कि उनको जज ना करना, उनके कल्चर और बिलीफ का ख्याल रखना। कभी कभार पेशेंट मुख्तलिफ कल्चर के साथ आते हैं तो मुख्तलिफ बिलीफ्स के आ जाते हैं, उनको ना छेड़ना, तो उनके कल्चर का ख्याल रखते हुए उन्हें ट्रीट करना सेंसिटिव केयर में आ जाते हैं। प्रोटेक्ट द पेशेंट प्राइवेसी, पेशेंट की प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखना होता है। मोस्टली विलेजेस एरिया में तो वो बहुत कंसर्न होते हैं अपनी प्राइवेसी के हवाले से। प्रिजर्व द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो आपने क्या करना है, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है। कभी कभार इस तरह की कुछ राज की बातें होते हैं या कुछ डिजीज़ होते हैं जैसे आप लोगों के सामने डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ पेशेंट और नर्स के दरमियान रहते हैं, तो आप लोगों ने उनको एक्सपोज नहीं करना, या दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर के, दूसरे आपकी टीम्स मेंबर की कोई राज की बातें हो। डिज़ाइन केयर विद सेंसिटिविटी टू इंडिविजुअल पेशेंट नीड्स। जो पेशेंट के जो भी नीड्स है उन्हें डिज़ाइन केयर तरीके से या हसास तरीके से उनको पूरा करना, पेशेंट के साथ सेंसिटिव रहना, तो ये किस प्रोफेशनल बिहेवियर में आ जाता है। प्रोवाइड हॉनेस्ट इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट एंड द पब्लिक। उनकी फैमिली मेम्बर को या पेशेंट को हॉनेस्ट तरीके से जो भी उनको प्रॉब्लम है उनको सही तरीके से गाइड करना, ये भी प्रोफेशनल बिहेवियर में आ जाते हैं, ताकि वो अपने हेल्थ के हवाले से वो क्या होते हैं कंसर्न रहे, ताकि वो अपनी हेल्थ को सीरियस ले और उन चीज़ों से दूर रहे जिससे उनको नुकसान पहुंचता है। डॉक्यूमेंट्स केयर एक्यूरेटली एंड हॉनेस्टली। आपने जो भी केयर प्रोवाइड किया है, जो भी एक्शन की, जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किया, उनको डॉक्यूमेंट्स करना केयरफुली, एक्यूरेटली और हॉनेस्टली, ईमानदार के साथ आपने जो काम किया है उनको सिर्फ मेंशन करना। डिमॉन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी फॉर द ऑन एक्शंस। आपने जो भी केयर प्रोवाइड किया है उनका ज़िम्मेदार समझना अपने आप को, यानी कि इतनी अच्छी तरीके से आपने केयर प्रोवाइड किया हो, इतनी अच्छी तरीके से आपने प्रोसीजर और परफॉर्म किया हो कि आप समझे कि ये मेरी ज़िम्मेदारी, मैं इसको एक ज़िम्मेदारी समझना। सपोर्ट द फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द डिलीवरी ऑफ द केयर। जो भी आप केयर प्रोवाइड करते हैं उनको नॉन डिस्क्रिमिनेट प्रोवाइड करें, यानी कि कोई डिफरेंस ना हो पेशेंट के दरमियान, चाहे आपका रिश्तेदार हो, आपका दुश्मन हो, आपको उनसे बनती है नहीं बनती, जिस भी कलर का हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, तो आपने क्या करना है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द पेशेंट। प्रमोट द यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर। वही बात दोबारा की जा रही कि हर एक पेशेंट को यूनिवर्सली एक्सेस करना, यानी कि हर एक चीज़ जो वहाँ पर अवेलेबल होती है पेशेंट केयर के लिए, उनको हर एक पेशेंट को मुहैया करना, यूनिवर्सली एक्सेस करना, हर एक पेशेंट को एक जैसा इक्वली हेल्थ केयर प्रोवाइड करना यूनिवर्सल एक्सेस कहलाता है। एनकरेज द लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी कॉन्स्टेंट विद एडवांसमेंट ऑफ द नर्सिंग केयर एंड हेल्थ केयर। किसी भी हॉस्पिटल में हो आप, वहाँ के पॉलिसी, वहाँ के कानून, वहाँ के जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं उनको मानना, ताकि नर्सिंग केयर और हेल्थ केयर को एडवांस किया जाए, प्रमोट किया जाए और उनका ख्याल रखा जाए, तो उनको एनकरेज करना, ये भी प्रोफेशनल बिहेवियर में आ जाते हैं। आगे हमारे पास है टिपिकल वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट एंड सिंपल कंट्रोवर्सीज है। ये यहाँ पर इन्होंने कुछ सेंटेंस दी है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये कुछ अपोजिशन, कुछ तसाद है और सेंटेंस के दरमियान, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर इन्होंने कुछ टर्म्स सेंटेंस दी है। बाकी जो दो स्लाइड है, एथिक्स और समरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट स्लाइड है। व्हाट इज एथिक्स? द स्टडी ऑफ द मोरल रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न अ पर्सन बिहेवियर और द कंडक्टिंग ऑफ इन एक्टिविटी इज कॉल्ड एथिक्स। एथिक्स आगे इंशाल्लाह सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो एथिक्स का आप लोगों का एक सब्जेक्ट होगा, तो नर्सिंग एथिक्स। तो यहाँ पर एथिक्स क्या है? जब हम ख़ास प्रिंसिपल या रूल्स, मोरल रूल्स एंड मोरल प्रिंसिपल स्टडी करते हैं जो कि हमारे बिहेवियर को बनाती है, जिससे हमारे बिहेवियर इफेक्ट होते हैं, उन मोरल रूल्स एंड प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? एथिक्स। और ये डिफिनेशन डायरेक्ट ले सकते हैं कि the study of the moral rules and principles that govern a person's behavior is called ethics, values, beliefs, all of these, none of these। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ओके जी, बाकी सिंपल वही टर्म है, जस्टिस एंड इक्वलिटी, इंसाफ करना, पेशेंट के दरमियान इक्वलिटी रखना, रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन की डिग्निटी, ह्यूमन को इज़्ज़त नफ्स समझना, रिलेशनशिप टू द पेशेंट, पेशेंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना, और द नेचर ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम के नेचर
को आइडेंटिफाई करके और हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, द राइट ऑफ द सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटरमाइन, सेल्फ अपने आप को के इंटरनल नेचर को जानना, रिलेशनशिप विद कोलीग्स एंड अदर्स, अपने टीम वर्क, अपनी टीम्स या अपने दूसरे जो नर्स होते हैं कोलीग्स उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना, प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट एंड ट्रस्ट, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी और जो प्राइवेसी होते हैं उनको उनका ख्याल रखना, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अमंग द नर्सेज, कुछ जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपके कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं बिटवीन नर्सेज या दूसरी स्टाफ के साथ, तो उनका ख्याल रखना, कोलाबोरेशन एक दूसरे के साथ हेल्प करना, प्रोफेशनल बाउंड्रीज, ख़ास प्रोफेशनल बाउंड्रीज में रहकर आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आते हैं? एथिक्स में। सिंपल टर्म्स है, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहिए तो सिर्फ ये डेफिनेशन है, आपको ये डेफिनेशन याद रखना है, बाकी इजी है। समरी को अभी हम डिफाइन करने वाले इस चैप्टर का पूरा समरी क्या है? वैल्यूज आर लर्न एंड चेंज इन रिस्पॉन्स टू लाइफ सिचुएशन एज पर्सन डेवलप्स। पर्सन जब डेवलप होता है लाइफ सिचुएशन के साथ साथ वैल्यूज़ लर्न भी किए जाते हैं, सीखे भी जाते हैं और चेंज भी किए जाते हैं। ये कांस्टेंट फिनोमेना नहीं है, बल्कि वक्त के साथ साथ लर्न भी किए जाते हैं न्यू वैल्यूज़ और सिचुएशन के साथ चेंज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कभी आपका लाइफ का इस तरह भी स्टेज आया होगा कि आप डॉक्टर बनना चाहते थे, कभी आप इंजीनियर, कभी आप मेडिकल नर्सिंग में जाना चाहते थे, या कभी आप मेडिकल रेडियोलॉजी में जाना चाहते थे। तो आपकी वैल्यूज़ वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं, आपके माइंड चेंज होता रहता है। हाउ वैल्यू इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स एंड हाउ दे टुगेदर इन्फ्लुएंस प्रोफेशनल बिहेवियर्स। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह वैल्यूज़ हमारे एटीट्यूड को, जो हम बिहेव करते रिएक्ट करते हैं, उनको किस तरह चेंज करते हैं या इफेक्ट करते हैं, या हमारे प्रोफेशनल बिहेवियर को किस तरह इफेक्ट करते हैं। तो ये हमने कम्प्लीटली पढ़ा है। मोस्ट वैल्यू आर ड्राइव फ्रॉम द फोर मेन सोर्स दैट इन्फ्लुएंस और पर्सनल एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड। तो कौन कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड और प्रोफेशनल बिहेवियर को? साइंस, कल्चर, रिलीजन, एक्सपीरियंस। हमने जो भी साइंस के एक्सपेरिमेंट के बेस पर, कल्चर या रिलीजन के बेस पर हमने सीखा हो, तो हम एक वक्त इस तरह भी होता है कि हम उनको वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बिहाफ पर हम एटीट्यूड भी शो करते हैं और प्रोफेशनल बिहेवियर भी शो करते हैं। Peoples arrive at their own values through choosing, pricing and then acting on them. लोग खुद अपने आप वैल्यूज़ बनाते हैं किस चीज़ से? चूजिंग से, सेलेक्ट करने से, लर्न करने से, और फिर उसके बिहार से देन एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं उन वैल्यूज़ के मुताबिक। लास्ट हमारे पास है वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग सेटिंग एज वैल्यूज़ ऑफ द हेल्थ केयर, केयरिंग एंड नर्सिंग। नर्सिंग सेटिंग में हमारे पास वैल्यूज़ अहम रोल प्ले करते हैं, बिकॉज हमें किस तरह पता चलेगा कि ये चीज़ इतनी वैल्यूज़ के काबिल है या इसके इतना वर्थ है, यानी कि ये इतना काबिल है, हमें इतना इसे वैल्यू देना चाहिए, और उन वैल्यूज़ के मुताबिक हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। तो वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में भी और नर्सिंग केयर में भी। तो ये हमारे पास समरी था, आगे हमारे पास है थैंक यू का स्लाइड। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो व्लॉग होगा। मैंने हॉस्टल से लेकर हॉस्पिटल तक जो 4 और 5 और ड्यूटी थी उसका पूरा व्लॉग बनाया है मेल सर्जिकल बी में, तो इंशाल्लाह मैं वो जल्द अपलोड करूँगा। तो आज तक इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी और अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफिज़।